हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आप लोग यूज कर सकते हैं आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। तो कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो तो उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है कुछ लास्ट ईयर के ट्रेंड्स। अगर मैं अनरिजर्व्ड को देखूँ तो 2020 में 76 गया था अप्रॉक्स, 2021 में 67 गया है एंड 2022 में 65 गया है। अब आप लोग बोलोगे ये ट्रेंड तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब 2023 में हो सकता है 60 से 65 के बीच में जाए। तो ऐसा हो भी सकता है, पर अगर एग्जाम सिंपल आया तो ये कट ऑफ हाई भी जा सकता है। तो मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि मुझे 75 तो चाहिए ही अगर मैं अनरिजर्व्ड से हूँ तो। अगर ओबीसी को देखें तो वो भी एट पार अनरिजर्व्ड ही है, तो उसके लिए भी मुझे 70 टू 75 तो चाहिए ही चाहिए। एससी के लिए देखें तो 65 से 70 एंड एसटी के लिए 60 से 65। तो इतना मुझे चाहिए ही होगा अगर मुझे ये प्रीलिम्स क्लियर करना है तो। देखो, हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना। अगर आप कम सोच के जाओगे ना कि नहीं यार मुझे 60 टू 65 ही चाहिए, तो उससे कम ही मार्क्स आएंगे। तो यू शुड ऑलवेज एम फॉर हायर मार्क्स, तभी आप प्री क्लियर कर पाएंगे। अब अगर मैं रीजनिंग देखूँ तो रीजनिंग 50 मार्क्स का है, क्वांट भी 50 मार्क्स का है, इंग्लिश 25 मार्क्स का है। ऑल दो क्वेश्चन इंग्लिश में 50 ही होंगे, पर हर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है। अगर मुझे एग्जाम क्लियर करना है तो मुझे लगभग 30 टू 35 चाहिए रीजनिंग में। सिमिलरली फॉर क्वांट, इसमें भी मुझे 30 टू 35 चाहिए ही चाहिए होंगे। इंग्लिश में अगर मेरे 15 टू 18 आते हैं तो आई एम गुड। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका रीजनिंग और क्वांट बहुत स्ट्रांग है, तो वो कहेंगे कि यार हम रीजनिंग और क्वांट में 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं, तो इंग्लिश में अगर मेरे 5-7 नंबर आए तो वो चल जाएगा। तो एक बात याद रखना, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, और पिछली बार इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ 10.5 गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है 25 में से। इट्स मोर देन 40%। तो सेक्शनल कट ऑफ को नहीं भूलना है। भले ही आप रीजनिंग और क्वांट में अच्छे हैं, तब भी इंग्लिश में आपको लगभग 10 से 12 नंबर चाहिए। एंड रीजनिंग की भी कट ऑफ अराउंड 11-12 गई थी, तो आपको उतने मार्क्स चाहिए। तो सेक्शनल कट ऑफ का भी ध्यान रखना। हर सेक्शन में आपको 12 नंबर चाहिए, ये याद रखो। भले ही आपका रीजनिंग स्ट्रांग है, कौन स्ट्रांग है, फिर भी इंग्लिश में 12 नंबर ट्राई करना स्कोर करने का। अगर आप रीजनिंग और क्वांट एक में ज़्यादा स्ट्रांग है तो बाकी में आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर रीजनिंग आपका स्ट्रांग है, आप वहाँ पर 40 एम कर रहे हैं, तो क्वांट में फिर आप अकॉर्डिंगली 25 तक एम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रीजनिंग सेक्शन में देखने को मिलता है। पजल्स अनडाउटेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रीजनिंग। 20 से 25 नंबर की पजल्स आपको देखने को मिलेगी एग्जाम के अंदर। पजल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा रीजनिंग में आएगी ही आएगी, तो ये स्किप नहीं करना है। जिन भी लोगों की पजल्स वीक है वो इस पे वर्क करिए, क्योंकि अगर 20 नंबर की भी पजल आती है ना और बाकी रीजनिंग 30 नंबर का आता है, तो 30 में से 30 तो आप नहीं ला पाओगे। आप एम कर सकते हो 25 लाने का। तो फिर अकॉर्डिंगली आपको क्वांट में थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, जो कि कभी कभार डिफिकल्ट हो सकता है। तो जिन भी लोगों का पजल वीक है वो थोड़ा सा वर्क करिए इस पर। पजल्स में लॉजिक ही होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली सक्सीड होगे। किस टाइप के पजल्स आते हैं वो भी हम देखेंगे। सिलॉजिज्म अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिलॉजिज्म एग्जाम में आएगा ही आएगा, 3 से 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। सिलॉजिज्म सिंपल है, इसमें आप स्कोर कर सकते हो। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है जहाँ पर ओनली ओनली अ फ्यू आइदर और ये सारे क्वेश्चंस डाले हैं, टॉपिक एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको सिलॉजिज्म में कोई भी दिक्कत है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 से 5 नंबर का आएगा ही आएगा। ब्लड रिलेशन भी पजल के फॉर्म में आता है। आपको बोल दिया जाएगा 3 जनरेशन है, ये उसकी डॉटर इन लॉ है, वो उसका फादर है। ऐसे आपको पूरा फैमिली ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कभी कभार टफ आ सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा रीजनिंग में। 3 से 5 नंबर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस है ना, थोड़े लेंदी होते हैं, तो मैं तो जब मेरे पास टाइम होता है तभी अटेम्प्ट करती हूँ। क्योंकि कभी कभार क्या है ना, डेटा सफिशिएंसी में पजल ही दे देते हैं, 2 स्टेटमेंट दे दिया और लगभग छोटा ही पजल होता है पर वो बनाना पड़ता है, तो मुझे थोड़े लेंदी लगते हैं। तो मेरे पास अगर टाइम होता है मैं तभी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ। वर्बल रीजनिंग
आजकल नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में देखने को मिले थे। एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस बार भी आए 3 से 5 नंबर का। वर्बल रीजनिंग भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है। कभी कभार हम सोचते कि ये ऑप्शन होगा पर वो नहीं होता है। तो जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग है वही अटेम्प्ट करें। डिक्शनरी अगेन इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिनिमम देखने को मिलता ही है, उससे ज्यादा भी आ सकता है पर 1 नंबर का मिलता ही है। उसमें आपको या तो कोई वर्ड दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि कितने ऐसे पेयर है जिनमें सेम लेटर आते हैं जैसे डिक्शनरी में आते हैं, या आपको ऑर्डर का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो जनरली 1 नंबर का आता ही है मिनिमम, उससे ज्यादा का भी आ सकता है। इनपुट आउटपुट अगेन 3 से 5 नंबर का देखने को मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अल्फान्यूमेरिक ये भी 3 से 5 नंबर का आता है। अल्फान्यूमेरिक भी इजी है, तो अगर ये आता है तो अटेम्प्ट जरूर करिए। डायरेक्शंस फिर से 3 से 5 नंबर का देखने को मिल सकता है। डायरेक्शंस के क्वेश्चन भी है ना बहुत मुश्किल नहीं होते, तो अगर ये आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग अगेन 3 to 5 मार्क्स का आता है। इतना मुश्किल नहीं होता अगर डायरेक्ट कोड दिए है। अगर इनडायरेक्टली दिए तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अगर डायरेक्टली आपको कोड दिया हुआ है कि यार ये वर्ड इससे ही कोडेड है, तो फिर ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। इनइक्वालिटी 3 से 5 नंबर का देखने को मिल सकता है। इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन भी सिंपल होते हैं, तो अगर ये आते हैं तो अटेम्प्ट करने चाहिए। जो मेरे पास लेफ्ट हैंड वाला बॉक्स है 35+ मार्क्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। लेफ्ट वाले सेक्शन से लगभग 35 नंबर का पेपर आएगा। जो मेरे पास राइट हैंड वाला बॉक्स है यहाँ से आपको लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चंस दिखेंगे। अब 15 में हो सकता है ये पांचों ही आ जाए, हो सकता है इनमें से कोई 3 आ जाए, 4 आ जाए, क्योंकि आजकल 5 नंबर का हर टॉपिक नहीं आता है, 3-3 नंबर के भी आते हैं, तो वो डिपेंड करेगा। पर इनमें से भी पांचों टॉपिक में से आपको 3 तो मिनिमम दिखेंगे ही दिखेंगे एग्जाम के अंदर। तो जो भी टॉपिक आपके वीक है आप अकॉर्डिंगली उसके लिए प्रिपेयर करिए। इजी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। सिलोजिज्म इजी होता है, अगर इसके क्वेश्चन आते हैं अटेम्प्ट करने चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक सिंपल होता है, इसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। कोडिंग डिकोडिंग अगेन डायरेक्ट आ रहा है तो उसके क्वेश्चंस भी इजी होते हैं। इनइक्वालिटी इजी होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिनके क्वेश्चंस इजी होते हैं। अब पजल जो हमारे पास आती है ना वो इस टाइप की आती है। सबसे पहले तो लीनियर, सीधी लाइन में लोग बैठे हैं, कुछ उसमें डिफाइंड है कि हाँ 5 लोग बैठे हैं। एक होता है अनडिफाइंड है, नहीं बताया कितने लोग बैठे हैं स्ट्रेट लाइन में, बस उनमें रिलेशन दे दिए। फिर होता है 2 पैरेलल रोज, जिसमें आपको बता दिया है कि हाँ यार 4 लोग बैठे हैं वो साउथ देख रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं, अब इनका अरेंजमेंट बताओ। फिर आता है सर्कुलर, कि एक सर्कल में नंबर ऑफ पीपल बैठे हुए हैं, इसमें भी अनडिफाइंड आ जाता है कभी कभार। फिर स्क्वायर में लोग बैठे हैं, कॉर्नर्स पे बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, इस टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है। पजल का क्या है ना, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उस पर डिपेंड करता है। अगर मुझे बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी है ना, मैं किसी की फिक्स पोजीशन नहीं पता लगा पा रही हूँ, तो वो पजल मुश्किल है। पर अगर मैं फिक्स पोजीशन पता लगा पाती हूँ कि सर्कल में हाँ यार 2 लोग ऐसे बैठे हैं, तो वो पजल थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सर्कुलर वाली आए तो छोड़ ही दो, पजल को पढ़ो, एनालाइज किया करो 30-40 सेकंड कि यार मुझे कितने लोग पता लगा पा रही हूँ मैं कि हाँ यहाँ यहाँ बैठे हैं। क्योंकि आपको 1-2 लोग अगर पता चल जाते हैं ना कहाँ बैठे हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग केसेस बना लेते हो। तो अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ बैठा है, किसी की भी पोजीशन नहीं पता चल रही, तो वो पजल थोड़ी सी टफ हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, आजकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दी है। मतलब हाँ मैंने सेटिंग अरेंजमेंट तो पता लगा ही लिया, इसके अलावा क्यू को ये पसंद है, वो ये पोजीशन पर है। तो जितने ज्यादा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ना, उतनी पजल थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसके अलावा फिर मेरे पास आता है फ्लोर बेस्ड, कि हाँ यार 7 फ्लोर पे लोग रह रहे हैं, उनका अरेंजमेंट बताओ। ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड आता है, डेजिग्नेशन दे दी कि यार सीजीएम है कंपनी में, एजीएम है, कौन किस पोजीशन पर है, इस टाइप से। ईयर बेस्ड आते हैं कि यार लोग है, एक 1998 में है, एक 2000 में है, एक 2005 में है, तो उनका पता लगाना है कौन किस ईयर में बॉर्न हुआ है। देन मंथ बेस्ड आ जाते हैं। मंथ बेस्ड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, किसी का अप्रैल में है, किसी का जून में है, किसी का 15th है, 24th है, 27th है, तो इसमें आपको सबकी डेट्स पता लगानी है। इस टाइप के मंथ बेस्ड के आते हैं। फिर आते हैं जम्बल्ड, उसमें क्या है पैराग्राफ दे देंगे, वो कोई
पर्टिकुलर पैटर्न का नहीं है, बस वो एक पजल है, आपको एक पैराग्राफ दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया और आपको सॉल्व करना है अकॉर्डिंगली। तो इस टाइप के पजल्स देखने को मिलते हैं। पजल में है ना, इम्पोर्टेंट होता है कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, क्योंकि सारे पजल्स इजी नहीं आएंगे, और जिन लोगों का पजल स्ट्रांग भी है ना, वो भी सारे पजल सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम में। मतलब ऐसा कोई पजल नहीं होता जो आप सॉल्व नहीं कर सको, पर कुछ पजल्स है ना 3-4 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ पजल्स को लग जाते हैं 10 मिनट। तो मुझे वो ऐसा पजल नहीं पिक करना है इस एग्जाम में जो मुझे 10 मिनट सॉल्व करने में लगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो पिकिंग द राइट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पजल्स। 30-40 सेकंड आप पढ़िए, क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि हाँ ये पजल बनेगा या नहीं बनेगा। और पजल जितना छोटा होता है ना उतना टफ होता है, क्योंकि उतनी कम इंफॉर्मेशन दी गई है। तो एनालाइज कर रहा हूँ पजल को, पजल प्रैक्टिस बहुत करो, क्योंकि आप स्किप नहीं कर सकते हो। 20-25 नंबर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मार्क्स है, पजल प्रैक्टिस करनी चाहिए। पजल्स पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपके लिए लेकर आएंगे हम। अब बढ़ते हैं क्वांट पर। जैसे पजल्स रीजनिंग के लिए, ऐसे क्वांट के लिए डीआई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम आपको 10 नंबर का तो देखने को मिलेगा ही, उससे ज्यादा का भी आता है। आजकल 4-4 डीआई भी दे देते हैं कभी कभार, तो मिनिमम मैं 10 कह रही हूँ, हो सकता है ये 15 हो सकता है ये 20 भी हो, डिपेंड करता है। पर डीआई अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, सिंपल चैप्टर है, ये आप 3 से 5 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन सिंपल चैप्टर है, 3 से 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक ये टॉपिक्स करके जाने ही है। क्वाड्रेटिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, ट्रिक्स बताया उसमें कि कैसे 5-10 सेकंड में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो अगर नहीं देखा है तो वो चेक कर लो। नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज, ये भी 3 से 5 नंबर का आ सकता है। नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज भी है ना, थोड़ा ट्रिकी होता है, कभी कभार स्ट्राइक कर जाता है, क्या है कभी नहीं है। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आपको क्वांट में भी देखने को मिल सकते हैं, और ये भी 3 से 5 नंबर के आएंगे। तो ये मेरा जो पूरा सेक्शन है ना, ये लगभग आप 20 से 25 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो। उस पर डीआई तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इन चारों में से आपको कोई 2 चीजें देखने को मिल सकती है, 3 चीजें देखने को मिल सकती है। तो 20 से 25 नंबर का ये 5 टॉपिक आपके पास क्वांट में आएंगे ही आएंगे। रिमेनिंग आपके 25 से 30 नंबर अरिथमेटिक से आएंगे। अरिथमेटिक के ये टॉपिक्स है। एवरेज डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगी। इनफैक्ट ऐसा यहाँ पर कोई भी एक टॉपिक नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना आए। प्रोबेबिलिटी और पीएनसी में से हो सकता है मिलाकर एक सवाल आए, कभी कभार ज्यादा भी आता है, पर हर चैप्टर में से एक सवाल तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्वांट के अंदर। तो एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये थोड़े सिंपल टॉपिक्स है। एजेस भी सिंपल टॉपिक है। पार्टनरशिप में से भी क्वेश्चन आता है। टाइम इन वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इन दोनों में से मिलाकर हो सकता है 3 सवाल आए। बोट एंड स्ट्रीम में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। एसआईसीआई में से 1-2 क्वेश्चन लगभग आएंगे ही आएंगे। प्रॉफिट लॉस अगेन 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही। मिक्सचर एलिगेशन में से एक सवाल मिनिमम आता ही है। मेंसुरेशन में से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती है कि यार एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, एलसीएम से रिलेटेड आ गया, या कोई डबल डिजिट दिया है उस पे आपको कोई ऑपरेशन लगाना है, वो नंबर क्या आइडेंटिफाई करना है, तो वर्ड प्रॉब्लम में से भी एक सवाल आता ही है। तो अरिथमेटिक लगभग आपकी 25 से 30 नंबर की आएगी, और हर टॉपिक में से एक सवाल तो आएगा ही। 2-2 क्वेश्चन किन टॉपिक में से आ सकता है, इनमें से ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, एवरेज परसेंटेज, इनको मिक्स करके भी क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वांट में अरिथमेटिक भी इंपॉर्टेंट है। जो जो टॉपिक्स आपको सिंपल लगते हैं वो प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है। कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो, जैसे कुछ लोगों को एसआईसीआई मुश्किल लगता है, प्रॉफिट लॉस मुश्किल लगता है, कुछ टॉपिक छोड़ सकते हो आप 1-2, पर सारे नहीं छोड़ने हैं। अरिथमेटिक भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्वांट के लिए। अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे, इंग्लिश। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर सेक्शन में एक चीज है वो तो आएगी ही आएगी। पजल्स रीजनिंग में, डीआई क्वांट में, इंग्लिश में आरसी, मिनिमम 12 नंबर का आएगा ही आएगा। 2 पैसेजेस तो आते ही है। अगर एक पैसेज 5 नंबर का आया तो दूसरा मान लेना 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन का आएगा। तो मिनिमम कह रही हूँ मैं आरसी के लिए 2 पैसेजेस तो आएंगे ही, और 12 मार्क्स का आएगा।
उससे ज़्यादा भी आ सकता है, 3 पैसेजेस भी आ सकते हैं। एरर डिटेक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है, 3 से 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। पैराग्राफ जंबल्स भी आजकल पूछे जाते हैं, 4 वर्ड्स हाइलाइट कर देंगे, बताना है कि वो करेक्ट पोजीशन पर है या नहीं है, आते ही आते हैं। अगेन 3 to 5 मार्क्स। मैच द फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता ही आता है, 3 से 5 मार्क्स का। क्लोज टेस्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में एक्चुअली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट भी आता ही है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, वहां पर मिसिंग वर्ड्स होंगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, आपको ऑप्शंस देकर वर्ड बताना है कौन सा अप्रोप्रिएट है जो उस ब्लैंक को फिल करेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगेन क्लोज टेस्ट भी 3 से 5 नंबर का आता है, इनफैक्ट 4 से 5 ही मान लो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी 3 से 5 नंबर का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यही है, हाईलाइट कर देंगे, कुछ भी 2-3 वर्ड्स आपको बताना है कि वो सही है कि ग्रामेटिकली, और अगर नहीं है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फिल अप सेम वर्ड्स ये भी आजकल पूछा जाने लग गया है, आपको 2-3 सेंटेंसेस दे देंगे, बोलेंगे कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो दोनों तीनों सेंटेंस को फिल कर सकता है। ऑप्शंस में से आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2-3 सेंटेंस दिए जाएंगे, कौन सा ऐसा वर्ड है जो तीनों ब्लैंक्स को फिल कर दे। तो फिल अप सेम वर्ड्स ये भी 3 से 5 नंबर का देखा जाता है। देन रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये जनरली 5 नंबर का ही आता है, अगर आता है तो। आपको 5 स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे, आपको ऑर्डर बताना है कौन सा पहला स्टेटमेंट है, कौन सा दूसरा स्टेटमेंट है। इंग्लिश 25 मार्क्स की है, जिनकी वीक है एम करना ही है मुझे 10 से 12 नंबर लाने ही है। तो लगभग आपके पास 4 हफ्ते है प्रीलिम्स के लिए, सारे सेक्शन रोज प्रैक्टिस करने हैं। मेरे पास क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। 1 से 2 घंटे क्वांट को रोज देना है, रीजनिंग को भी 1 से 2 घंटे देना है, इंग्लिश को आप 1 घंटा भी दे सकते हैं। अगर आप लोग वर्किंग है तो इतने आवर्स दीजिए, अगर आप लोग वर्किंग नहीं है तो आप इससे ज़्यादा टाइम डिनोट करिए। क्वांट में मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, रीजनिंग में भी मैंने बता दिए, सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है, उन्हें जॉट डाउन कर लो। हर टॉपिक के आगे लिखो क्या आपके बेसिक्स क्लियर है, अगर हाँ आपके बेसिक्स क्लियर है तब आप क्वेश्चंस पे बढ़िए। अगर आपके क्वेश्चंस क्लियर है देन आप उस टॉपिक को टिक मार्क कर दीजिए। जब आपके रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद आप सेक्शनल मॉक दीजिए। ऐसे आपको क्वांट के लिए भी करना है, इंग्लिश के लिए भी करना है। जब आपको लगता है कि हाँ आप सेक्शनल दे चुके, फिर आप फाइनल मॉक दीजिए। डायरेक्टली फाइनल मॉक पे जंप नहीं करना है, पहले अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग करो। अगर लगता है कि यार रीजनिंग में ये टॉपिक मेरा वीक है, उसके बेसिक्स करो, बेसिक्स हो गए उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन हो गए फिर सेक्शनल दो मॉक, उसके बाद टोटल मॉक दो। अगर आप लोगों के बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है तब आप फाइनल मॉक दो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। कोई टॉपिक अगर आपका वीक है, आप चाहते हो कि मैं वो एक्सप्लेन करूँ, आपको क्वेश्चन कराओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड टीम अरे विशेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप वॉचिंग अरे।